चलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने टॉर्क पढ़ाया था। कितने लोग को डाउट है? टॉर्क पढ़ाया था, कितने लोग को डाउट है? सबको डाउट है? बताओ बेटा, टॉर्क में डाउट है पक्का? आइए पूछे, चेक हो जाएगा कि डाउट है या नहीं। ठीक है बच्चों, देखो, एक प्रोजेक्टाइल है, वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये वाला इसका क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा डेटा से लिखा गया है, यू का एंगल है कुछ। तो एज द टाइम प्रोग्रेसेस बच्चों, यहाँ पर टॉर्क लगेगा ना, जिसका टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। मैंने बोला था कि कई फॉर्मूले, एक है आर क्रॉस एफ, एफ भी है, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ भी है, और आर एफ साइन थीटा भी है, सब कुछ। लेकिन मैंने बोला था कि ट्रिपल किसको करना है? ज्यादा आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। कल मैंने आपको लॉजिक बताया था कि आर चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, तो जज करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना था, ज्यादातर प्रेफर करना था आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो बेटा, यहाँ पे एक जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो यहाँ पे ये मान लो बॉल है यहाँ, वो जो mg नीचे लग रहा होगा, लग रहा होगा ना? तो इस पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क है। क्यों आएगा बेटा टॉर्क? जैसे मान लो पॉइंट यहाँ और फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ है, और ये पॉइंट है, तो बच्चों इसके ऊपर इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा? ये मैंने कल एक टेक्निक बताया था कि ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बना दो कि फोर्स इस लाइन के अलाउंग लग रहा है, इस लाइन, अब ये लाइन बना ले तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दिया बेटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर, ये हो गया जो भी इसका वैल्यू हो, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। अब देखो फिर वहीं से अगर तुम आर एफ साइन थीटा से इसको सोचोगे, तो इसका आर लगातार चेंज हो रहा है और उसका थीटा भी लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि टॉर्क कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रहा है, तो आप आर साइन थीटा से जज नहीं कर सकते। मतलब अगर आर एफ साइन थीटा लगाओगे तो जज नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली जज कर पाओगे। बेटा एफ बदल नहीं रहा है, आर परपेंडिकुलर बदल नहीं रहा है, इसका मतलब टॉर्क बदल नहीं रहा है। ज्यादा अच्छा मेथड आर परपेंडिकुलर वाला है, बाकी ठीक है। दोनों मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ करके दिखाया था कि आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर ही बताता है। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको प्रूफ करके ही बताया था। बच्चों यहाँ क्वेश्चन है इसी तरह से mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो टाउ ऑफ mg, टॉर्क ऑफ mg about point O, about point O will first increases, second decreases, third first increases then decreases, fourth first decreases then increases as the time progresses। बेटा फर्स्ट है कि इंक्रीजेस, टॉर्क बढ़ रहा है टाइम के साथ, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो फर्स्ट कह रहा है कि बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टॉर्क बढ़ रहा है। सेकंड बोल रहा है कि जैसे जैसे, हां सॉरी बेटा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, अब वो कैसे बोलिए, तो वो हटा लीजिए, आपने दोनों सेम लिखा है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकंड डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम मिलवा है नहीं, वो सर एक पीएमटी एग्जाम होता है, एआईपीएमटी, जैसे अब नहीं चुका है ना, उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो बायोलॉजी के लिए। अब उसी की जगह तो नीट होता है। तो बच्चों बताओ क्या करेंगे, जो फटाफट आंसर बताओ, बताओ आर्यन। सर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पहले इंक्रीज करेगा ठीक है हाँ, क्यों अंशिका? अब यार
देखो इधर ध्यान से। अच्छा अरे अच्छा अरे क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इधर सुन ध्यान से। पॉइंट तो बेटा अभी इसका पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है ना, थोड़ा आगे जाएगा तो इसका लाइन ऑफ एमजी तो सेम रहेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो जाएगा। तो बेटा आर परपेंडिकुलर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और एमजी सेम है, फोर्स सेम है, तो आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो बेटा परपेंडिकुलर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टॉर्क विल ठीक है ना। अरे ये बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, टॉर्क विल इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब ज्यादा अच्छा है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ से। चलो बाकी क्रॉस प्रोडक्ट आता है सबको, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे अभी मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया ये रॉड वाला भी तो क्वेश्चन कराया था ना लास्ट क्लास में। पहले मैंने आपको बताया कि आप r परपेंडिकुलर इनटू f से भी निकाल सकते हैं, f परपेंडिकुलर इनटू r से भी निकाल सकते हैं, rf sin थीटा से भी निकाल सकते हैं, और बेटा लेकिन मैंने प्रीफर करने को ज्यादातर बोला था r परपेंडिकुलर इनटू f, जिससे क्लैरिटी दिखता है ना, चीजों के साथ-साथ चीजें दिखाई दो। बाकी बच्चों एक और बचा है वो भी ना करें बेटा, टॉर्क का ये वाला फार्मूला मैंने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू r क्रॉस f, पढ़ा था ना, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f। तो बेटा जैसे देखो ये इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, और इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा है F वेक्टर, और ये वाला वेक्टर बेटा R वेक्टर। तो यहाँ पे अगर टॉर्क देखना है तो आपको क्या करना होगा, R क्रॉस F। तो जब आपको आई कैप जे कैप में चीजें रखिएगा, आई कैप जे कैप में जैसे बेटा मैं बोलता हूँ कि R वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और F वेक्टर दे रखा है आपको i कैप माइनस 2j कैप प्लस pk कैप। इसका टॉर्क निकलता है, टॉर्क निकला, टॉर्क में अगर ऐसे भी देखा तो डायरेक्ट करो, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा r क्रॉस, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा r क्रॉस, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा r क्रॉस। r क्रॉस f निकालने का तरीका पता है ना सबको, वो डिटरमिनेंट जैसा बना लो, सॉल्व कर लो। बच्चों r की कोफिशिएंट को पहले रखना है, क्योंकि आप r क्रॉस f निकालें ना कि f क्रॉस r। जब आप r क्रॉस f निकालें तो r के कोफिशिएंट को पहले लिखें, f के कोफिशिएंट को बाद, ठीक है ना। तो वही बना के प्रैक्टिस कर लो, डिटरमिनेंट बना के। आई आ गया, जे आ गया, के आ गया, आर वैल्यू 2 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया। आई के अंदर लिखना है, इसको छोड़ दो, 3 + 4 जी के अंदर लिखना है माइनस लगा दो, 6 - 2 4 ठीक है, के अंदर लिखना है -4 -5 बचे रहेगा ना 7i कैप -4j कैप -5k कैप -5k कैप न्यूटन मीटर। ताऊ का वेक्टर फॉर्म है, समझ आ रहा है ना, ताऊ का क्या वेक्टर फॉर्म है कर लोगे। देखो सारे वैल्यूज हमने देख ली, r परपेंडिकुलर टू f निकालो, r sin थीटा निकालो, और अगर इस तरह वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो डायरेक्ट r क्रॉस f, और उनसे भी आंसर आपका आ जाएगा।
जिस फॉर्म में पूछे मैग्नीट्यूड पूछे बच्चों मैग्नीट्यूड बता दो बताइए आपको यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होल ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ठीक है आगे चल गए हम लोग सिचुएशन में बच्चों एक बात आगे देखते हैं हम लोग चले आगे देखो बच्चों देखो एक बड़ा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट ए एक्सिस में डिफरेंस होता है जैसे अभी टॉर्क अबाउट ए पॉइंट अगर बात करें बस एक छोटा सा डिफरेंस टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट ए टॉर्क अबाउट ए दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है बेटा तो अभी मैं आपको बताता हूँ देखिए जरा ध्यान से जैसे इसका मान लीजिए कि दरवाजा है ठीक है ये दरवाजा ये उसका इस तरीके से प्लैंक है डोर का प्लैंक है ठीक है तो बच्चों अगर इस डोर को मुझे खोलना है ये यहाँ से हिंज किया हुआ है हिंज समझ रहे हो ना ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है समझ पा रहे हो ना ऐसे ये ऐसे तो ये वाला फिक्स वाला पॉइंट ये एक्सिस है और ये देखो चीज अगर मैं इस एक्सिस से इस पॉइंट पे फोर्स लगाता जैसे मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं बेटा टॉर्क आएगा कि नहीं एफ लगा रहा हूं बाहर की तरफ तो टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा आएगा और वो टॉर्क आएगा भी और इसको घुमाएगा भी बच्चों मैं अगर दरवाजे को ऐसे पकड़ के बाहर खींच तो टॉर्क आएगा भी और घुमाएगा मैं अगर फोर्स अंदर कर रहा हूं बेटा तो भी टॉर्क आएगा भी और घुमाएगा मैक्सिमम टॉर्क होगा क्योंकि ये आर परपेंडिकुलर है और फोर्स बाहर लग रहा है ऐसे लग रहा है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा या अंदर भी फोर्स लग रहा होगा ये आर परपेंडिकुलर है तो भी टॉर्क मैक्सिमम होगा तो ये टॉर्क आया भी और घुमाया भी लेकिन बच्चों मैं एक बात आपसे यहाँ पे देखो अगर मैं फोर्स ऐसे लगा ठीक है दरवाजा ऐसे है मैं फोर्स ऊपर से लगा ऐसे तो बच्चों टॉर्क जीरो होगा क्या ये आर परपेंडिकुलर है और ये एफ है टॉर्क को भी जीरो नहीं होगा लेकिन ये वाला टॉर्क घुमाएगा क्या घुमाएगा क्या तो बस ये बात याद रखना है बच्चों कि अगर टॉर्क ऐसा आ गया जैसे इसकी सिचुएशन में अगर टॉर्क कैसे आने पे ये घूमेगा टॉर्क डायरेक्शन देखना पता है ना आपको बेटा कोई भी अगर लीनियर चीज रहती है जैसे फोर्स रहता है फोर्स का डायरेक्शन तो क्लियर है लेकिन कोई घूमने वाली चीज रहती है तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं जैसे बेटा मान लो एक एंगुलर वेलोसिटी चीज होती है उसका डायरेक्शन कैसे निकालें तो बेटा ये ओमेगा से अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है और मुझसे कोई बोले कि इस ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में लिखो बेटा इधर मान लो एक्स एक्सिस हो गया इधर मान लो वाई एक्सिस हो गया तो बाहर क्या आएगा जेड एक्सिस तो देखो तो अगर बोले कि इस ओमेगा रिप्रेजेंट दिस एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर तो मैं क्या करूंगा तो बच्चों इसको इन ऐसे टर्म्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सियल वेक्टर कहते हैं मैं एक बार बता चुका हूं फिर भी आपको भूल कर कोई बात एक्सियल वेक्टर कहते हैं एक्सियल वेक्टर का मतलब दो तरीके के वेक्टर होते हैं पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पोलर वेक्टर में उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है एक्सियल में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है बेटा ये घूम रहा है तो कहां से शुरू किया कहां पे खत्म किया क्या पता तो इनका डायरेक्शन कैसे बताया जाता है तो इनके डायरेक्शन को बताने का तरीका होता है अपने दाहिने हाथ की कर्व फिंगर्स को चारों फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में घुमाओ जिधर वो घूमता है और फिर अंगूठे का डायरेक्शन बेटा ये ऐसे घूम रहा है तो मेरा अंगूठा किधर है अंदर तो डायरेक्शन में ये वाला इस ओमेगा का डायरेक्शन ये वाला तो अगर मैंने ओमेगा बोला कि टॉर्क का डायरेक्शन बाहर हो रहा है तो इसका मतलब ये समझना है कि ये अंगूठा बाहर हो रहेगा और ये घूमेगा कैसे ऑब्जेक्ट ऐसे तो यानी अभी इसका देखो बेटा प्लस जेड एक्सिस बाहर होगा तो अंदर क्या होगा माइनस के बच्चों इस ओमेगा वेक्टर को मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा के अब जो भी इसको देखने वाला वो समझ जाएगा कि मतलब ये भले ही अंगूठा अंदर बता रहा है लेकिन ये घूम कैसे रहा होगा ऐसे घूम रहा होगा तो बच्चों अगर दरवाजा ऐसे घुमाने में खुल रहा है ठीक है ऐसे घुमाने में खुल रहा है तो यानी टॉर्क जब ऐसे है तो दरवाजा खुल रहा है या ऐसे है तब दरवाजा खुल रहा है ठीक है ना जैसे बच्चों मैं ऐसे को घुमा रहा हूँ दरवाजा खुल रहा है तो यहाँ पे तो ये घूम ऊपर से देखो ऊपर से तो ये वाला जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है जब मैं ऐसे दरवाजा खोल रहा हूँ तो ऐसे घूम रहा है ना वो ऐसे घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है देखो जरा अंदर ऐसे इसके पैरेलल है एक्सिस के पैरेलल है तो
ये कोई भी चीज तभी घूमती है जब उसका टॉर्क एक्सिस के पैरेलल है। बट ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ बेटा तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका टॉर्क क्या है ऐसे, तो बेटा एक्सिस के पैरेलल ही तो आया। लेकिन जब मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे, अगर दरवाजा घूम ऐसे सकता है, ऐसे सकता है, मैंने फोर्स ही ऐसे लगा दिया, अब तो दरवाजा नहीं घूम ऊपर से, तो ऊपर से क्यों नहीं घूमता, तो बेटा इसका टॉर्क का डायरेक्शन दो, टॉर्क का डायरेक्शन निकालेंगे, तो बेटा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, आर परपेंडिकुलर इधर, तो आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन होता है, या ऐसे कॉमन सेंस से भी देख लो, कॉमन सेंस से कल बताया था कि बेटा इस फोर्स को खींचो, तो ये वाली लाइन कैसे घूमना चाहिए, ऐसे। बेटा ये अगर मान लो ये रॉड है और यहाँ से फोर्स लगा के रॉड को खींचूं, तो ये रॉड अगर घूमने को फ्री होता तो कैसे घूमता, ऐसे घूमता। अगर ये ऐसे घूम रहा है बेटा, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है देखो, ऐसे, तो टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आया ना, तो मतलब ये उसको घुमा नहीं पाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों याद रखना कि जैसे अगर मैं सिचुएशन ले लूं ए बी और सी, तो जो टॉर्क सी, जो एफ सी के लिए जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क विल नॉट बी एबल टू रोटेट दिस, है ना। तो बच्चों पॉइंट रहता तो कोई बात नहीं, वो कैसे भी रोटेट करता, अगर टॉर्क रहता तो रोटेट करता। नोट करके एक बात लिख लो बस, अगर ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, बाकी नोट करके आप लिख लो, बात लिख लो। In case of torque about axis, in case of torque about axis, only those torque will be considered, only those torque will be considered which are parallel, only those torque will be considered which are parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to the rotational axis, to the rotational axis, to the rotational axis। समझ आ रहा है बच्चों ना? जैसे हमारे पास बहुत सारे टॉर्क, लेकिन वही टॉर्क उसको घुमा पाएगा जिसका टॉर्क का डायरेक्शन इस एक्सिस के पैरेलल है। अभी देखा ना बेटा, डायरेक्शन से मतलब समझो ना, अंगूठे का डायरेक्शन, जो टॉर्क का डायरेक्शन है अंगूठे का डायरेक्शन इसके ऊपर है, मतलब इसके साथ है या इसके नीचे है, वो इसको घुमा देगा। इस वाले केस में हमने देखा जब आर प्लस एफ किया तो अंदर आना, यानी यहाँ पे टॉर्क कैसे आ रहा, तो ये इसको घुमा देगा। ठीक है ना, छोटी सी बात है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद में आगे चलो, टॉर्क की कहानी हमने देख ली जितनी देखनी थी, क्लियर है, कर लेंगे ना, बस 2-4 क्वेश्चन उसी के ऊपर आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग डिस्कस इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे पीछे भी आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो वहां हम लोग क्योंकि रोटेशनल एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे थे तो केवल F net इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर इक्विलिब्रियम है तो F net इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ ही साथ टाउ नेट इक्वल टू भी क्या होना चाहिए। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इक्विलिब्रियम में तभी कहेंगे जब उस पे नेट फोर्स 0 हो और साथ ही साथ नेट टॉर्क। अगर ऐसा है तो कोई हम उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो बेटा चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। बेटा इफ ट्रू फॉल्स, अभी स्टेटमेंट इफ F net is 0, F net is 0, it implies that tau net is 0। अगर F net 0 है तो क्या ये कहता है कि tau net भी 0 होगा, पहला स्टेप ऐसा कह रहा है कि if F net is 0 then it implies that tau net is 0। सेकंड स्टेप if tau net is 0, ठीक है ना, if tau net is 0 it implies that F net is। बच्चे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपको बताना है, दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक, मतलब पहला ये पहले जो लिखा है वो पहले वाले में। हाँ बेटे फर्स्ट ट्रू है सेकेंड फॉल्स। चलिए वोटिंग लाइन खुली हुई है, वोट करें, बहुमूल्य मतदान करें।
अगर टॉर्क एफ नेट 0 है तो टॉर्क नेट 0 होगा, क्या सही बात है? अगर टॉर्क नेट 0 है तो एफ नेट 0 होगा, क्या सही बात है? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें गलत हैं। एक भी केस ऐसा मिल गया जो दोनों को वायलेट करता है, तो दोनों को एक भी केस नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन आर्यन बताओ, आर्यन क्या बताओ, फिर दूसरी नोटबुक तो नोटबुक से क्या करना है, फार्मूला तो हमने बताया ये सारे, या तो बुद्धि, तुम अपना बुद्धि में नोटबुक लेके चलते हो क्या? सबको लगती नोटबुक है। अब तीसरा तीसरा मतलब थर्ड वन लॉक करें, बता बेटा थर्ड वन। अरे दोनों गलत है, वो दूसरे वाला ध्यान बताओ, तीसरे में तीसरा होना चाहिए, बता बेटा आप भी बताओ तीसरा। तीसरा फिर क्या अब ये आर्यन बताओ, एक्सप्लेन इट। देखो देखना चाहिए, मैं दोनों गलत हूँ, दोनों ऐसा ऐसा मतलब गारंटी नहीं दे सकते दोनों ही केस। देखो कैसे, अगर एफ नेट 0 है तो टाउ नेट 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल बेटा, जैसे आप कैप खोलते हो बॉटल का, कैप खोलते हो तो कैप खोलने के लिए आप एक फोर्स यहां लगाते हो, एक फोर्स यहां लगाते हो। अरे टैप भी खोलते हो तो ऐसे फोर्स लगाते हो कि नहीं लगाते? तो आपका ये वाला फिंगर इधर फोर्स लगा रहा होता है, ये वाला इधर लगा रहा होता है, तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये इस पॉइंट के बाद घूमता है नहीं घूमता है? घूमता है ना। तो ये दोनों, इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या है? 0। इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या गड़ा रहेगा, सबमिट करते हो। इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या है? 0। इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है ना, इधर ध्यान दो, नेट फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है क्योंकि ये तो घूमता है टॉर्क। इस पॉइंट पे वो टॉर्क निकालो तो ये r परपेंडिकुलर इनटू f आएगा, और ये वाला टॉर्क भी r परपेंडिकुलर इनटू f आएगा, और ये भी इसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है और ये भी इसको ऐसे ही घुमाना चाह रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, टॉर्क का डायरेक्शन सेम है कि नहीं चेक करो। इस पॉइंट के बाद बेटा इसको खींचो तो ये वाली लाइन ऐसे घूमना चाह रही है, और इस वाले पॉइंट के बाद इसको खींचो तो ये वाली लाइन ऐसे घूमना चाह रही है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। यानी यहाँ पे एफ नेट 0 है, टॉर्क नेट 0 नहीं है। पहला एग्जांपल मैंने दे दिया। अब दूसरे की बारी, कि अगर नेट टॉर्क 0 है इसका ये मतलब नहीं कि नेट फोर्स 0 है। एग्जांपल, एक रॉड, ठीक है, इसके ऊपर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं 2f और इधर फोर्स लगा रहा हूं f, और इस बीच वाले पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल, टॉर्क निकालना बीच वाले पॉइंट। तो बेटा नेट फोर्स है, देखो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना बचा है? f बचा कि नहीं आगे की तरफ? बेटा ये f से खींच रहा है, 2f से खींच रहा है, आगे की तरफ है बचा। लेकिन नेट टॉर्क निकाला, तो नेट टॉर्क निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, तो लाइन ऑफ एक्शन बनाए और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो जब लाइन ऑफ एक्शन ही उसी पॉइंट से पास कर गया तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा? 0। ये फील नहीं हुआ इधर है, फिर वही पुराना है। बेटा इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, और यहाँ पे फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा है बच्चों, तो आप टॉर्क कैसे निकालते थे? इसको ऐसे आगे बढ़ा देते थे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, तो ये जो r परपेंडिकुलर होता था तो टॉर्क कितना आता था? r परपेंडिकुलर इनटू f आता था ना बच्चों। अब मान लो ये फोर्स ही मैं यहां कर दूं तो r परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, और ये r परपेंडिकुलर कम हो जाएगा ना उनके बाद, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का लाइन, अब मैं ये फोर्स को इसी से पास करा तो r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 0। तो अगर r परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए बच्चों एक बात ये बता दे रहा हूं जो अच्छा इतना माहौल चला, कि सन जो है अर्थ पे कोई टॉर्क नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि बच्चों इनका इस पॉइंट के बाद तुम टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रोटेटिंग एक्सिस, रोटेटिंग पॉइंट से पास कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो सन अर्थ पे कोई टॉर्क नहीं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनका जो फोर्स है खुद उस पॉइंट से पास कर गया, किस पॉइंट के बाद हमें टॉर्क कैलकुलेट, ठीक है ना? ये बात याद रखना। ये बच्चों r परपेंडिकुलर 0 कब होता है? ये जब फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट से हमें टॉर्क निकालना है, उसी पॉइंट से पास करते हैं बच्चों, तो उस समय r परपेंडिकुलर क्या होता है? 0। ये इसका यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेगा,
यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल, सैटेलाइट जितने अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं उनका अर्थ पे टॉर्क क्या है, जीरो, क्योंकि उनका उनका जो फोर्स है बेटा उसी लाइन से पास कर गया जिस लाइन से वो जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, इसलिए उनका टॉर्क क्या है, जीरो है। ये तो इसी वजह से देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में ये जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास कर गया ना जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना था, और ये वाला फोर्स भी उसी पॉइंट से पास कर गया जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना था, तो दोनों का टॉर्क क्या हो गया, जीरो। और अभी ये आपको थोड़ा फील भी है कि बेटा अगर मैं इस रॉड को ऐसे खींचूं तो घूमेगा ये, कभी नहीं घूमेगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या है, जीरो, ऐसे खींचूंगा तो घूमेगा थोड़ी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो ना, मैं ये यार ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वो छोटा छोटा ड्राइंग बना के दिख रहा है, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ड्राइंग बनाना है बस, तुम्हें आइडिया हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एफ नेट जीरो है लेकिन टॉर्क में कुछ जीरो नहीं है, इस सिचुएशन में एफ नेट जीरो है बट टाउ नेट जीरो नहीं है, जो ऊपर एग्जांपल दिया है, इस सिचुएशन में टाउ नेट जीरो है, टाउ नेट जीरो क्यों जीरो है बेटा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या है, जीरो, क्योंकि आर परपेंडिकुलर जीरो है, लेकिन बेटा एफ नेट जीरो नहीं है, एफ नेट जीरो नहीं है, इस सिचुएशन में एफ नेट जीरो नहीं है, समझा ना? आराम से चलो तो देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आगे चलो, ठीक है बच्चों, एक स्टूडेंट टाइप का होता है इसमें, वो मैं आपको क्वेश्चन मतलब रिवाइज करना तो पूरा प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चे, एक रॉड, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बेटा ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, सी। बेटा मान लो इस रॉड का लेंथ 2 है, कितना लेंथ, 2 है, तो हम इसका अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क, सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे, पॉइंट का नाम दे रहा हूं, सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट सबसे किनारे वाला, फिर बी पॉइंट के अबाउट, फिर सी पॉइंट, ठीक है, चलो मैं निकाल के दिखा रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। बच्चे तो बी पॉइंट पहले मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल, इस पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट पे, बच्चों ए पॉइंट के अबाउट मैं टाउ ए निकाल, टाउ ए मतलब टॉर्क के अबाउट पॉइंट ए, तो देखो बेटा अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो बताओ ये इस वाले एफ का टॉर्क आएगा क्या, बच्चों मैं इसी पॉइंट पे बैठ के टॉर्क निकाल रहा हूं, तो क्या इसका टॉर्क आएगा क्या, मतलब मैं यहीं से घुमाने का प्रयास कर, तो इसका टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो, इसका टॉर्क आया नहीं। अच्छा बच्चों इसका टॉर्क आएगा क्या, दो, बेटा मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इसका टॉर्क आएगा, कितना आएगा बेटा, तो एफ इसका फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 12, बेटा देखो यहाँ से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है ना, और बेटा ये कितना है, 12 है, और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका टॉर्क है कितना आएगा बेटा, F into 12, बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के वो, तो ऐसे देखो इसको खींच के देखो, तो ये ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे घुमाना चाहिए ना, खींच के देखो, यानी इसका टॉर्क कैसे आया, ठीक है। अब सेम टॉर्क बेटा बीच वाले पॉइंट पे बैठ के करो, बीच वाले पॉइंट पे बैठ के, अब मैं टाउ बी कैलकुलेट, टाउ बी कैलकुलेट, अगर मैं टाउ बी कैलकुलेट करूं तो बेटा इसका टॉर्क आएगा, तो तुम्हें यहां पर बैठ, इसका टॉर्क आएगा, कितना टॉर्क आएगा, तो ये वाला लेंथ कितना बेटा एल, तो इसका टॉर्क कितना आएगा एफ इनटू एल, इसका टॉर्क आएगा एफ इनटू, बेटा क्लॉकवाइज इस पॉइंट पे बैठ के देखो और इस फोर्स को खींचो, खींचो तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो टॉर्क कैसा आएगा क्लॉकवाइज, प्लस सब ये आएगा, इस पॉइंट पे बैठे हो और इसको खींचो, तो इसका ये टॉर्क कितना आएगा एल इनटू एफ या एफ इनटू एल, और वो भी कैसे आएगा क्लॉकवाइज, तो बेटा ये भी f इनटू l क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 2fl, ठीक है। अब तुम c पॉइंट पे भी लिखाओगे तो a और c तो एक जैसे हैं,
ए और सी को एक जैसे है। अब मान लो कोई रैंडम एक्सिस लेके निकल, रैंडम पॉइंट, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, घबराओ मत, एक बहुत अच्छी थ्योरम निकल के आएगी। और ऐसा मत समझो कि अंत नहीं है, अंत नहीं। ये पॉइंट आखिरी है टॉर्क के लिए, जो समझ में आया, ठीक है ना। अभी तो जितना समझे आप लोग बहुत सा समझो, ये आखिरी पॉइंट है, जो समझ लो तो कभी फंसोगे, बस ये आखिरी point, इसको समझना है। फिर टॉर्क पे केवल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करा चुका हूं, मतलब सेंटर ऑफ मास कराया था ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं बस आपको इंटीग्रेशन करना आता ही है, मैं बता दूंगा चेंज क्या होता है, बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। बाकी होमवर्क में आप लोग उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, आराम से देखो ध्यान से। बच्चों में कोई भी और पॉइंट ले लूं, परेशान मत करो, मैं परेशानी हो रही है कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कलर चेंज। मैं इस डी पॉइंट जो कि ऊपर से x डिस्टेंस पे है, इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे बैठ के इसका नाम दे दे रहा हूं d। इस पॉइंट के अबाउट पर टॉप कैलकुलेट कर डी पॉइंट। तो अगर मैं डी पॉइंट के अबाउट टॉप कैलकुलेट तो कितना आएगा बच्चों, मैं यहां बैठा तो परपेंडिकुलर इस वाले का टॉप कितना आएगा f into x, तो बेटा f into x है। और इस पॉइंट पे बैठा हूं, अब खींचो जरा इसको, तो ये इसको ऐसे घुमाने का ट्राई कीजिए तो क्लॉकवाइज आएगा, प्लस यहां तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ जरा, ये x है तो ये कितना होगा 12 माइनस x, 12 माइनस टोटल 12 है ना बेटा, 12 माइनस x होगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 12 माइनस x, और ये फोर्स कितना है बेटा F, तो इसका आएगा F into 12 माइनस x। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, क्लॉकवाइज तो इस तरह क्लॉकवाइज है बेटा, इसको ऐड करना। देखो यहाँ fx है, मल्टीप्लाई करो f पर, fx ऐड कर सकता हूं डायरेक्ट क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस 2fl माइनस fx, fx fx। अभी भी टॉप कितना है, मैं एक बात ध्यान से सुन कि अगर f नेट 0 है तो तुम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम आएगा। If f net is 0, then torque about any point will be same. लेकिन तभी जब f net 0, तो ये कर लेना, अब नोट करके बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना। If f net is 0, then torque about any point will be same. किसी भी पॉइंट पे हो टॉर्क सेम। अगर f net 0 है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट पे अबाउट कैलकुलेट करो सेम। If f net is 0, torque about any point is same. बेटा मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया, हर बार टॉर्क कितना आ रहा है 2f, क्लियर है। अब बच्चों बस एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इक्विलिब्रियम में, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, देख रहे हैं आप लोग कितनी पुरानी है पता नहीं, लेकिन पुरानी है। पुरानी बुक में चीजें थोड़ी सी अच्छी थी। इसी का क्वेश्चन तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन ये है कि लिखिए ए मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर, ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg in mass. A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knife edges. Supported on two knife edges. Knife edges edge मतलब क्या होगा? Two knife edges. Place 10 centimeter from each. Place 10 centimeter from each end. Place 10 centimeter from each end. Place 10 centimeter from each end. ठीक है बच्चों, full stop. A 6 kg load is suspended at 30 centimeter
A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. From one end. From one end. ठीक है बेटा, from one end. Full stop. Find the reaction. Find the reaction at the knife edges. Find the reaction at the knife edges. Assume, अब फिर बेटा ब्रैकेट में लिखा है from the knife edges. Assume the rod to be uniform. Assume the rod to be uniform. ठीक है, क्वेश्चन में ड्राइंग आपको खुद करना होगा, ठीक है ना। तो बस मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे क्या हुआ होगा। बच्चों एज जानते हो ना, एज जैसे वो ट्रायंगल जैसा लोहे वाला होता है कि नहीं, देखे नहीं, अगर ऐसे बना दूं और इसको ऐसे लंबा हो तो ये एज कहलाता है। तो ऐसे रॉड है, एक बड़ा सा रॉड है, वो दो एज से बैलेंस है, दो एज, ठीक है ना, जिनका बता रखा है इस वाले एंड से भी 10 सेंटीमीटर होगा और इस वाले एंड से भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैं एक तरह बताता हूं, पहले लिख लिया ना, चलो मैं कर बच्चों एज का मतलब समझ गया पहले। बस इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसके सारे वो रॉड टिकाया है, ठीक है ना। उसका ड्राइंग बनाना बच्चों, तो रॉड कितने सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, और इसका ऐसे कर लेते, ये 70 सेंटीमीटर का रॉड, यहाँ पे इसका मास कितना लेकर होता है 4 केजी और लेंथ है इसका 70। बेटा 9 पेजेस कितने पे लगे हैं, कॉर्नर से 10 पे, एक नाइफ पे जैसे हो, और एक नाइफ पे इधर वाले कॉर्नर से 10 पे लगा। बेटा जब क्वेश्चन आएगा ना तो ड्राइंग विजुअलाइज करना पड़ेगा, है ना, विजुअलाइज करना पड़ेगा, घबराना मत, बस आराम से करोगे लेकिन घबराना मत। बच्चों ये दोनों डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस की बहुत जरूरत है, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मास भी लगता है, कितने का मास है, 6 केजी का, कितने पे लगता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉडी। तो चलो ये वाला एंड है, इसको मान लेता हूं ए, यहां से 30 सेंटीमीटर, यानी ये 30 सेंटीमीटर है, इससे एक मास लगता है, बेटा कितने का लगता है, 6 केजी, 6 केजी का मास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो ये कह रहा है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन मतलब नॉर्मल फोर्स निकालना है इन दोनों का। इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा N1 और इसका नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा N2। रॉड पे दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, N1 रॉड पे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो वो सरफेस फ्लैट है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो ऊपर का लगना N1 N2 लग रहा है, ठीक है बेटा। अब एक बच्चे एक बात देखो, यहाँ पे छुपी हुई थी जो क्वेश्चन में नहीं बोला है, इस रॉड का मास को दिया है और उसका भी कुछ इस्तेमाल होगा ना, इसका मास कितना है 4 केजी। तो बेटा 4 को मैं कहां लगा दूं, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास। बेटा इस रॉड, अगर ये रॉड है तो इसका सेंटर कहां पे होगा, बीचों बीच में, यानी यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, एक और मास लटक रहा है, ये 4 केजी का मास लटक रहा है यहाँ। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बता सकता है कोई क्या, 5, समझ आ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस है 5 से। अब बच्चों हमें N1 और N2 निकालना है, सुनो ध्यान, यहाँ ध्यान से, इधर इधर हो गया, बना ले, बना लो ड्राइंग बना लो, खूब बढ़िया से करो, सारा कॉम्पिटिशन में एंजॉय करो, अगर समझ में न्यूट्रिशन आ गया ना बहुत बढ़िया चीज है। सत्यम आ रहा है, सत्यम यस सर। ठीक है, आ रहा है सब कुछ, यस सर, बट थोड़ा काम आया पर आ गया तो थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, आ जाना पहले आ जाना, कल से आ रहे हो, कल परसों, सर परसों से आने का ट्राई करूंगा। ठीक है आ जाना परसों, ठीक है, ओके सर। अच्छा। ओके सर।
ठीक है, हो गया बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो यहाँ दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे एफ नेट इक्वल टू 0 की, और एक इक्वेशन बनाएंगे टाउ नेट इक्वल टू 0। बेटा टाउ नेट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, जब किसी भी पॉइंट पे आप बैठ जाओ तो कुछ टॉर्क क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे और कुछ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो टाउ नेट 0 होने का मतलब दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट। तो यानी टाउ नेट 0 करने का मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल, ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन ये तो मैं लिख ही सकता हूं बच्चों। अभी ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखना है, ट्रांसलेशन मतलब एफ नेट वाला। अभी मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं देख रहा हूं ऊपर कितना फोर्स है n1 प्लस है। ऊपर ट्रांसलेशन देखने का मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्स बराबर, दाएं बाएं वाले फोर्स बराबर। तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा है n1 प्लस n2, नीचे फोर्स कितना लग रहा है बेटा 6 into 10 60 mg और 4 into 10 40। बेटा ऊपर नीचे का फोर्स होगा, दाएं बाएं का फोर्स है ही नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, दाएं बाएं नहीं, लेफ्ट राइट में तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो यहां से एक इक्वेशन बन गया बेटा n1 plus n2 इक्वल टू पहले बच्चों दो अननोन है, मुझे एक और क्वेश्चन चाहिए। देखो तो बच्चों मैं कहीं भी बैठ जाऊं टॉर्क क्या है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो मैं कहीं भी बैठ जाऊं टॉर्क 0 है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि एफ नेट 0 है ना, तो इसका टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो 0 है। और वैसे हमने कंडीशन भी ले रखा है इक्विलिब्रियम में टाउ नेट 0 होता है। तो बच्चों बताओ मैं किस जगह पे बैठ के टॉर्क निकालूं, n1 वाले पे, n2 वाले पे, mg वाले कहीं पे बैठ, कोई इच्छा है हर जगह से टॉर्क क्या आएगा। बोलो कहां पे n1 पे बैठे n2 पे, n2 पे, चलो n2 पे, तो टॉर्क अबाउट n2 निकालो। यानी इस पॉइंट का नाम लो कुछ a के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। देखो टॉर्क कौन कौन लगाएगा, ये 5 6 केजी और 4 केजी टॉर्क लगाएंगे, और ये n1 टॉर्क लगाएगा। तो सबसे पहले ध्यान ध्यान समझ देखो पहले देखो टॉर्क कौन कौन लगाएगा। बेटा ये n2 तो टॉर्क नहीं लगाएगा, यहां से मैं टॉर्क निकालूं तो n2 नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा, तो उसी से पास कर दिया। जिस पॉइंट पे मैं जिस पॉइंट के अबाउट पर टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहा हूं उसी को पास कर दिया, n2 का टॉर्क तो खत्म। अब मेरे को बचा इन दोनों का टॉर्क निकालना और इसका। तो देखो फील करके देखो, ये दोनों इसको ऐसे नीचे खींच रहे हैं, ये दोनों इसको ऐसे नीचे खींच रहे हैं, तो ये उसको कैसे घुमाना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, और ये n2 उसको n1 इसको ऊपर तक घुमाना, तो ये कैसे घुमाना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इन दोनों का जो टॉर्क होगा वो उस वाले टॉर्क के बराबर होगा। देखो देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे पूरा करके करो फिर। वैसे मैं समझा रहा था ऐसे ऐसा, इस पॉइंट पे बैठ, ये दोनों इसको नीचे खींच रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ, यहाँ फिक्स कर, इसको ऐसे नीचे खींचो, तो ये रॉड कैसे घुमाना, ये दोनों कैसे घुमाना चाह रहे रॉड ऐसे, इनका टॉर्क कैसा है क्लॉकवाइज। अब यहीं पे बैठे रहो, और इस वाले फोर्स को देखो, ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये इस रॉड को कैसे घुमाना चाह रहा है ऐसे, ये एंटी को समझ आ रहा है बच्चों। अब टाउ ने निकालना है, चलो बाई में इसका निकालते हैं। बेटा मुझे ए पॉइंट से इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं पॉइंट बी, और इसका नाम सी दे रहा हूं, और इस वाले पॉइंट का नाम डी दे रहा हूं। बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, ए से बी का। बेटा ये मास कितने पे लटका है 30 पे, और इधर से कितना है ये 10, तो बेटा ये कितना है 20। तो नियम तो ये कहता है कि आपको सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो बच्चों ये कितना इसका टॉर्क है 20/100, 100 क्यों किया क्योंकि मीटर में इनटू बेटा मास कितना है 60, इसका टॉर्क कैसे है बेटा मास 60 है। अरे वेट 60 मास 60 है, अरे वेट लोगे ना तुम, वेट 60 है। अब देखो बेटा दूसरा टॉर्क 4 केजी का निकालो भाई, 4 केजी का तो टॉर्क आएगा। अरे अभी तो 6 केजी का निकला, 4 केजी का, तो 4 केजी का कितना था, इस वाले पॉइंट से 4 केजी का डिस्टेंस क्या होगा 25। बेटा इससे इसका डिस्टेंस 20 है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 25। तो बेटा ये नहीं हो जाएगा 25/100 into 40। बेटा इसका भी टॉर्क कैसा आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा। बेटा n1 को चेक,
n1 का n1 का बता आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटा माइनस लगा के लिख सकते हो या बाद में जीरो कर देना, तो माइनस लगा दो। चलो देखिए इसका एंटी क्लॉकवाइज का तो देखो इसका कर्व कितना आएगा, तो n1 फोर्स कितना है, r परपेंडिकुलर निकालो पहले। तो बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, बेटा यहाँ पे बैठ के यहाँ से साथ निकालना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से कितना होगा 50, तो बेटा हो जाएगा 50/100 इनटू, बेटा वैल्यू पता नहीं वहीं पे निकालनी है n1 और दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए इसको माइनस किया, सबको जोड़ दो क्लॉकवाइज। अब देखो सॉल्व कर लो, ये लिखने की बात है, सॉल्व कर लो बस। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना है होगा 12, ये 1/4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 10, 10 आएगा ना। गड़बड़ देख लो, गड़बड़ ना करो, चेक कर लेना। 12 + 10 ठीक है, 25/4 10 ठीक है, माइनस उसका कितना टर्म रहेगा n1/2 इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, n1/2 तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको उधर ले लो या n1/2 को उधर ले लो, n1/2 इक्वल्स टू 20, n1 बराबर कितना आ जाएगा 44, n2 कितना आएगा 56। बेटा 100 में से माइनस लो तो ऊपर वाले कुछ दोनों में लेकर क्वेश्चन खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक आखिरी फिर हम ये भी खत्म कर, हर बार आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिखने में बच्चों, और उसको फिर एक क्वेश्चन चलो हम देखो कितना है, नहीं बनाना देखो a 3 मीटर लॉन्ग लैडर, a 3 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर समझ रहे हो ना, 3 मीटर लॉन्ग लैडर being a 3 मीटर लॉन्ग लैडर weighing 20 kg, weighing 20 kg leans on a leans on a frictionless wall, leans on a frictionless wall, ठीक है बच्चों, leans on a frictionless wall, सीढ़ी है सीढ़ी, leans on frictionless, अरे सीढ़ी पता है ना तुम्हें, ऐसे नहीं रखते दीवार पे चढ़ के, तो वॉल पे लीन कर रहे हैं, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना। इट्स लिखो बेटा फुल स्टॉप कर दो, इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, its feet rest on the floor, its feet rest on the floor 1 meter from the wall, 1 meter from the wall as shown in figure, मैं फिगर बनाना चाहूंगा as shown in figure, ठीक है ना, as shown in figure, find the reaction forces, full stop करके find the reaction forces of the wall and floor, find the reaction forces of the wall and find the reaction forces of the wall and find the reaction forces of the wall and, ठीक है बच्चों, ये सिनेरियो है और इसका मास दे रखा है, मास है 20 kg, इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ है 3 मीटर, तो ये वाला लेंथ 3 मीटर होगा, और बोल रहा है कि 1 मीटर पे वॉल, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर लॉन्ग लाइन, तो ये AB जो है, अगर मैं इसको AB इज 3, सॉरी 3, तो बच्चों फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, समझ लेना। रुको बच्चों, इस वाले वॉल में फ्रिक्शन है, इस वाले वॉल में उसने बोला नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है, बोला है फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो तुम टिका नहीं सकती, उस लैडर नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले वॉल में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सर फ्रिक्शनलेस ऊपर वाला वॉल इज फिक्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये नहीं बोला कि फ्लोर इज फ्रिक्शन, उसने क्वेश्चन में बोला है कि वॉल इज फिक्स, यानी बच्चे ये वाले में म्यू क्या है,
म्यू मतलब जीरो होने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, मतलब फ्रिक्शन जीरो, समझ रहे हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर म्यू जीरो हो ना जीरो हो तो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर ये म्यू जीरो है तो यहाँ पे केवल नॉर्मल फोर्स है, और वो नॉर्मल फोर्स ऐसे है, मान लो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल आएंगे, इसको मैं N2 मान लेता हूँ, आएगा ना बेटा। एक बार फ्रिक्शन इधर लगेगा कि उधर, लॉजिक सुनो। तो बेटा अगर ये फ्रिक्शन में रहता तो लैडर किधर स्लिप करता है, इधर, इसका मतलब इसको स्लिप होने से बचाने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बेटा ये फ्रिक्शन एफ हो गया, फ्रिक्शन एफ हो गया बच्चों। इसमें एक और फोर्स मिसिंग है, बताओ कौन सा फोर्स, जी mg, लैडर का mg, बेटा लैडर का mg, तो mg कितने पे लगेगा बेटा, ये टोटल 3 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा 1.5 होगा, तो इसके बीच में ये टोटल 3 बेटा, तो 1.5 से mg किधर लग रहा होगा, mg कितना था लिखिए, तो पता है कितना था mg बेटा, 200 न्यूटन नीचे। बच्चों मुझे निकालना है n1 x2 और n1 n2 और मुझे ये तीनों लिखना है। पहले बताओ क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गया, जो अभी अभी सिचुएशन है वो समझ में आया। देखो बेटा एक बार जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों का फोर्स पहले बैलेंस कर दो बेटा, एफ नेट जीरो होगा ना, दोनों होगा। अब बोल रहा है कि लैटरल रुका होगा, मतलब एफ नेट भी जीरो और टॉप नेट भी जीरो, तो बेटा इसमें लेफ्ट राइट के फोर्स बराबर होंगे और ऊपर नीचे के फोर्स बराबर होंगे। तो चलो जरा लेफ्ट राइट का फोर्स देखो जरा बेटा, लेफ्ट राइट में इधर राइट में n1 लग रहा है और लेफ्ट पूरे लैडर के नीचे, और राइट में क्या लग रहा है f, तो बेटा यहाँ पहला इक्वेशन मिल गया मुझे n1 प्लस f इक्वल टू, बताओ क्लियर है क्या, लेफ्ट राइट। अब ऊपर नीचे के फोर्स देखो बेटा, ऊपर नीचे के फोर्स, ऊपर फोर्स क्या लग रहा है n2, और क्या लग रहा है नीचे mg, तो डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, n2 इक्वल टू कितना आ गया, n2 माइनस, बच्चों n2 माइनस या n2 इक्वल टू 100, बट समझ में आ रहा है क्यों, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है n2 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है वेट लग रहा है, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। लो एक ऑप्शन तो एक तो पहले ही खत्म हो गया, एक का काम तो खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा n1 और n1, तो अगर f या n1 में से कोई भी एक निकाल दो तो दूसरे वाले का तो 200 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों याद किया जाता है किसका टॉर्क, अब किससे खेला जाएगा टॉर्क। अब तुम किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क क्या आएगा, देखो हम लोग कहाँ बैठे, चल तो एक पे क्या है, वहीं पे बैठना जहां पे ज्यादा, क्योंकि उन सारे फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ बैठ गए तो इन दोनों का टॉर्क है, तुम यहीं पे बैठ दोनों का टॉर्क, दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। अगर तुम यहाँ बैठ गए तो केवल mg का टॉर्क आएगा, और अगर तुम यहाँ बैठ गए तो mg का टॉर्क आएगा, n1 n2 का भी आएगा, f उससे भी हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हो हमेशा कोशिश करना है वही बैठ, बाकी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे बैठ गया, अब जरा टॉर्क निकालने, तो टॉर्क निकालने के बेटे ले बेटा मान लिया क्या चाहिए होता 8%, तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस लगा लूं, बेटा ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये कितना होगा निकाल सकते हो नहीं, बेटा पाइथागोरस से निकालोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, इक्वल्स टू इसको इक्वल्स टू इसका नाम रख लो a b c रख लो, इक्वल्स टू bc का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8, बेटा bc कितना आ जाएगा 2√2, बेटा √8 आएगा, √8 को क्या लिख सकते हो 2√2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा 2√2 मीटर। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना लाइन बराबर, इस पॉइंट से मुझे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर होगा, बेटा फोर्स ऐसे लग रहा है बढ़ा दिया कुछ फोर्स, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, बेटा ऐसे ही तो करते थे,
फिर भूल गए। ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है, इस पॉइंट के बाद टॉप निकाला, तो क्या करते थे पहले इस फोर्स को बढ़ाते थे और इस पॉइंट पे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते थे, ये जो आता था आर परपेंडिकुलर होता था। बेटा वैसे ही ये फोर्स ऐसे लग रहा है, बढ़ा लो इसको, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पूछो तो यही वाला तो आएगा परपेंडिकुलर, और बच्चों ये 2 के बराबर होगा क्या? अरे ये दोनों तो बराबर ही हैं। तो बेटा यानी पहला टॉर्क मैं निकालने जा रहा हूँ टॉर्क के अबाउट पॉइंट ए, ठीक है बच्चों? तो बेटा n1 इनटू कितना है, n1 इनटू रूट, पक्का बताओ ये ठीक चल रहा है ये मतलब? बेटा ये रूट 2 होगा ना, परपेंडिकुलर r परपेंडिकुलर इनटू f, f कितना है n1, r परपेंडिकुलर कितना है 2 रूट, अच्छा 2 रूट 2 r परपेंडिकुलर। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट पर बैठ के लिख, और ये ऐसे खींच रहा है तो ये इस वाले रॉड को ऐसे घुमाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क कैसे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा टॉर्क किसका है बेटा 200 का, बेटा 200 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऐसे फोर्स को बढ़ा दो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास ये वाला होगा, तो ये डिस्टेंस कितना, देखो जी ये 1 है, ये 1/2 होगा और ये 3/2 नहीं 1.5 बेटा ये 0.5 होगा, ये 1 अगेन 5 का बोले स्पीड लगा दो तो लगा के देख लो तो कितना होगा 3 पॉइंट कितना होता है 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है? बाकी कोई डेसिमल में करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मैं रोक नहीं रही, डेसिमल में ही करो, बोलो दूसरा पता नहीं क्या करते। ये वाला डिस्टेंस समझ में आ रहा है सबको 1.5 है, और ये वाला ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 0.5, तो बेटा यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, अरे आर परपेंडिकुलर तो 0.5 है तो आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट 0.5 लिखेगा ना। बेटा अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 0.5, और यही तो मेरा आर परपेंडिकुलर है। अच्छा अब आर परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों 0.5 माइनस लगाओ तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है? इस पॉइंट पे बैठ के इसको खींचो क्लॉकवाइज जाएगा, कितना है बेटा 200, आर पर आर फोर्स कितना है 200, आर परपेंडिकुलर कितना है 1/2 0.5 इक्वल टू 0, ये कितना है 100 है, यहां से क्या करेगा n1 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू 100, बटा 2 से कैंसिल कर दो तो n1 बराबर कितना आता है, डिवाइड मार लो 50 अपॉन रूट 2 या 25 रूट 2, 25 रूट 2 ना 50 अपॉन रूट 2 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 25 रूट 25 रूट 2 की वैल्यू कितनी थी 1.4 के लगभग, 1.4 के लगभग कितना होगा 25 छोटा लगभग 35 के इक्वल आएगा, 35 के इक्वल आएगा लगभग, बच्चे चेक कर लेना, रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41, लगभग मैं मान रहा हूँ 35 तो अप्रॉक्सीमेटली कितने लगभग आएगा 35, बेटा n1 35 हो गया तो n2 दिया या f तो निकल जाएगा, f कितना आएगा -30 या वो भी 35 ही आएगा, बस वो इधर होगा वो होगा 35 होगा आंसर। बस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इतना ही, कल की क्लास मतलब जो हमारी फ्राइडे क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम के बाद उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद वर्क डन निकालना बताऊंगा, ठीक है? तो डेरिवेशन कर लो उसका तो जितना मतलब बस आप जल्दी करेंगे जल्दी।
अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बेटा स्लो स्लो पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा समझ में आए। अब कोई बात नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चीजें देख चलेगी। अब नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। ओके आज के लिए।